नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096906606097523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और ये जो आर्टिकल्स हैं वो आपके लीडिंग जो गवर्नमेंट के वेबसाइट्स हैं, जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स है वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आपके लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और उसके साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी ये सीरीज। तो आप लोग इसको कंटिन्यूअस देखें, सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके लिए जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है उसको आप जरूर ज्वाइन कर लें। तो आइए आगे की ओर चलेंगे और देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स को आज कवर करने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले इंडिया की फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विसेज की बात की गई है। यहाँ पर ये महाराष्ट्र में स्टार्ट की जा रही है, ठीक है ना। जो आपका वाटर वाला जो रूट होता है ना, जल से जो भी परिवहन होगा वो जो है ज्यादा, देखिए, पैसों के मौद्रिक आयाम में भी ज्यादा एफिशिएंट होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इको फ्रेंडली भी होता है वहां, है ना। इको फ्रेंडली है आपका। लंदन वगैरह देखिए, अब्रॉड में देखिए, मैक्सिमम जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है या फ्रेट कॉरिडोर है वो भी आप देखेंगे तो उसी के संदर्भ में किया जाता है, जल के, है ना। तो इसके अंतर्गत नेशनल हाईवे जो वाटरवेज बिल था वो भी लाया गया था, आप लोगों को पता होगा, है ना। तो उसी के संदर्भ में है ये आपका, जीएस पेपर थर्ड में रख सकते हैं। उसके बाद रूसा की बात की गई है, हायर एजुकेशन से रिलेटेड है ये आपका। हेफा के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, है ना। तो उसके बारे में यहाँ पर है, ये सेकंड पेपर में रख सकते हैं। इसके बाद जो रिवॉर्ड प्रोजेक्ट है आपका, वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम, आप लोगों ने एक सुना होगा, है ना। राष्ट्रीय कृषि सिंचाई जो आपकी योजना है उसके अंतर्गत आप लोगों ने देखा होगा, उसी के अंतर्गत बहुत सारे कंपोनेंट है। तो उसमें एक आपका वाटर सेट डेवलपमेंट है, तो वो उसी के अंतर्गत यहाँ पर रिवॉर्ड प्रोजेक्ट के बारे में बात की जा रही है। यहाँ फंडिंग वगैरह की बात करेंगे हम लोग कि कैसे फंडिंग हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये भी आपका थर्ड पेपर में रख सकते हैं आप लोग इसको, ठीक है। इसके बाद ये यूएई के साथ इंडिया के जो आपके रिलेशन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर एनर्जी सिक्योरिटी की बात है ना। सबसे ज्यादा डायस्पोरा की बात करेंगे तो बहुत सारे हमारे जो भारतीय लोग हैं वो वहां पर रहते हैं। जब वहां पर रहते हैं तो वो वहां से रेमिटेंस भी भेजते हैं। तो रेमिटेंसेस के भी सबसे बड़े स्रोतों में से भारत के लिए एक यूएई है ना। तो ये देखेंगे हम लोग इसके बारे में, ठीक है। और ये आपका थर्ड पेपर में रख सकते हैं। उसके बाद स्टार्टअप की बात करेंगे, वो भी थर्ड पेपर का पार्ट है और काफी पुराना है ये आपका टॉपिक, है ना। देखिए, सारे टॉपिक्स जो है लगातार चलते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो पहला हमारा यहाँ पर टॉपिक है, इंडिया की पहली जो वाटर टैक्सी सर्विसेज है उसको जो है इनॉग्रेट किया गया है। पहली जो ये आपकी इस तरीके की सेवा है महाराष्ट्र में, है ना। ये कनेक्ट करेगा नई मुंबई को मेनलैंड मुंबई से, ठीक बात है। और यहां पर जो है आपका इनॉग्रेशन किया गया, जो चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जी के द्वारा, है ना। इसमें बेलापुर जो जेट्टी है, ठीक है, बेलापुर जेट्टी है, उसी का जो है उद्घाटन किया गया। देखेंगे कि ये 3 रूट्स पर संचालित होगा आपका, ठीक है ना। इसको जो है फ्लैग ऑफ किया गया किसके द्वारा, तो यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे पोर्ट्स और शिपिंग और वाटरवेज से रिलेटेड सर्बानंद सोनोवाल, आप लोगों को पता होगा। ये 3 रूट्स पे ऑपरेटेड होगा, है ना। और इसमें जो आपका फंडिंग का जो सिस्टम है वो शेयर्ड होगा स्टेट और सेंटर दोनों के द्वारा, ठीक है। तो जो 3 रूट की बात है, बेलापुर से जो फेरी वॉर्फ है आपका, बेलापुर से एलिफेंटा केव, है ना, टूरिज्म को भी यहां पर कनेक्ट किया गया। उसके बाद जो है जवाहरलाल नेहरू जो आपका पोर्ट ट्रस्ट है उसको भी ये कनेक्ट करेगा। तो नॉर्मल सी चीजें देख जाइए, कंटेक्चुअल चीजों को बहुत ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद सिग्निफिकेंस, तो देखिए इसके बारे में सिग्निफिकेंस आप अपने आप लिख सकते हैं, है ना। अब आप देखते रहिए, यहाँ पर लिख रहे हैं कि ये आपका कंफर्टेबल स्ट्रेस फ्री जर्नी होगी, क्योंकि वहां पर जो है आपका ट्रैफिक वगैरह भी तो कम होगा। उसके बाद टाइम सेविंग होगा और सबसे बड़ी बात है कि ये सबसे सस्ता होता है, सबसे सस्ता है आपका, ठीक है ना। रोड, रेलवे के कंपैरिजन में देखेंगे, हवाई तो छोड़ ही दीजिए, तो ये जो है आपका सबसे सस्ता होता है मौद्रिक आयाम पे भी, इको फ्रेंडली भी है ये आपका, ठीक है। तो वही चीज बता रहे हैं यहां पर। उसके बाद बताया जा रहा है कि यहां पर ह्यूज इंपेटस है किस पर, टूरिज्म सेक्टर को भी। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं,
मतलब टूरिज्म के सेक्टर में भी तो हमको यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलेगा, है ना, वहां पर पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हिस्टोरिक जो हमारा कल्चरल जो इंपॉर्टेंस की साइट है आपकी एलिफेंटा केव्स, वो भी इसके रूट के अंतर्गत है, नॉर्मल सी चीज है, ठीक है ना। गेटवे ऑफ इंडिया को भी यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया है। तो टूरिज्म लिख के यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि वहां पर भी जो पॉजिटिव इंपैक्ट देखा जाएगा। इसके बाद ये जो आपका बनाया जा रहा है ना, ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें फंडिंग का जो आपका मॉडल है 50-50 मॉडल है सागरमाला स्कीम के अंतर्गत, है ना, ये मिनिस्ट्री आप लोगों को पता है। इसके बाद जो नई ये आपकी न्यू जेटी है, ये इनेबल करेगी जो वेसल्स वगैरह का मूवमेंट है ना। तो लोकेशंस के बारे में बता रहे हैं, जैसे बहुचा डक्का है, मांडवा एलिफेंटा है, करंजा है, तो देख जाइएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। और इसके बाद जब इस तरीके का कोई भी नया प्रोजेक्ट लाया जाता है या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया जाता है, तो वहां से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता ही है ना। तो ये बूस्ट करेगा उस सेगमेंट को भी, टूरिज्म को भी, है ना, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी, और कहीं ना कहीं जो है अल्टीमेटली सिटीजन्स को, अल्टीमेटली हमारे देश को जो है ये क्या करेगा, फायदा पहुंचाएगा, लाभ पहुंचाएगा, ठीक है। ये मैप देख जाइएगा इसका। इसके बाद जो है रूसा के बारे में बात किया गया है, तो इसका जो है नेक्स्ट फेज जो है कंटिन्यू करना है इसको हमको 31 मार्च 2026 तक, इसलिए ये न्यूज में। अब समझना है कि रूसा है क्या, तो भैया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब केंद्र के द्वारा फंड दिया जा रहा है। लॉन्च किया गया था 2013 में, ठीक है। ओवर आर्किंग स्कीम है ये आपके, ठीक है। इसमें जो फंडिंग है, मतलब इसको जो ऑपरेट किया जा रहा है मिशन मोड पे, ठीक। फंडिंग जो है आपकी स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को, क्यों? क्योंकि वहां पर क्वालिटेटिव जो डायमेंशन है, वहां पर हमको प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना। कहने का मतलब ये कि उद्देश्य ये है कि जो क्षमता है, जो पहुंच है और जो उत्कृष्टता है, इसको प्राप्त करना है, ठीक है। इसके बाद जो देखेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अब ऑब्जेक्टिव सबको पता है ना। एजुकेशन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, प्राइमरी सेक्टर पे हमने फोकस किया, और जो हायर सेक्टर है उसमें मिडिल जो आपका बीच वाला जो आपका जो शिक्षा अवसंरचना के अंतर्गत मध्यवर्ती जो हमारी जो संदर्भ है, वहां जो है हमारा उपेक्षित जो है वो आपका एरिया है ना। ये मैं बेसिक चीज बता रहा हूं आपको। अब जो हायर एजुकेशन में जो काम करना, वहां पर आप देख रहे हैं कि जो हमारे एक्सेलेंस, जो आपके एक्सलेंट या एक्सेलेंस वाले जो आपके क्या है इंस्टीट्यूट है, लाइक आपके IIT है, IIMs है ना, और आपके जो आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, यहां पर तो फंडिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आप देखेंगे स्टेट यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट कॉलेजेस या और जो आपके उच्च शिक्षण संस्थान है ना, उनको पर्याप्त फंडिंग वगैरह नहीं की जाती। तो अगर पर्याप्त फंडिंग नहीं होगी, है ना, तो वहां पर क्या होगा, R&D नहीं हो पाएगी, क्वालिटेटिव फैकल्टी नहीं होंगे, तो वो क्या होगा, वहां पर गुणवत्ता से वहां पर समझौता किया जाएगा। उन्हीं सब चीजों को एड्रेस करना है यहां पर, ठीक है। अब हम देखेंगे यहां पर, तो यहां पर बोला जा रहा है कि भैया ओवरऑल क्वालिटी जो है एनहांसमेंट करना है। किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से करेंगे बताइए। इंश्योर करेंगे वहां पर कंफर्मिटी, जो भी आपके प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स है, तो मानक और जो आपके उत्कृष्टता के जो आपके डायमेंशन है, वहीं पर तो हम काम करेंगे, तभी तो गुणवत्ता के आयाम पर वहां पर उन्नयन देखा जाएगा। इसके बाद अडॉप्ट करना है एक्रीडिशन, है ना, ये मैंडेटरी होगा आपका, है ना, क्वालिटी इंश्योरेंस जो आपका फ्रेमवर्क के अंतर्गत, बिल्कुल नॉर्मल सा पॉइंट है ये। इसके बाद रिफॉर्म करना है, जैसे एफिलिएशन कर देना है उनको, है ना, मान्यता देना है एकेडमिक्स के संदर्भ में, एग्जामिनेशन के सिस्टम में। तो अब ये सब इसी से लिंक्ड पॉइंट है, इसीलिए एक हमको यहां पर क्या बनाना है, सबसे पहले हेडलाइन बनाना है हमको ना, हेडिंग बनानी है, किसमें, मेंस में लिखते समय, ठीक। और उसके बाद उसमें सब पॉइंट्स में 1 2 3 4 गुणवत्ता के संदर्भ में लिख दिया, फिर दूसरा वित्त के संदर्भ में लिख दिया, है ना, फिर वहां पर जो आपके वर्क फोर्स है उसके बारे में लिख दिया। तो इस तरीके से फिर स्वायत्तता की बात आती है ना, ये सब चीज आप देखते होंगे। इसके बाद यहां पर जो है बोला जा रहा है कि प्रमोट करना है ऑटोनॉमी को, यहां पर स्टेट यूनिवर्सिटीज में, और वहां पर जो गवर्नेंस है यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत, संस्थाओं के अंतर्गत, वहां पर भी सुधार करना है, ठीक है। इसके बाद जो है यहां पर क्वालिटी फैकल्टी की जो आपकी अवेलेबिलिटी है उसको भी इंश्योर करना है, ठीक है। और यहां पर एम्प्लॉयमेंट को सभी स्तर पर, संरचना की जो बात कर रहे हैं आप, संरचना की, है ना, उच्च शिक्षण के संदर्भ में, वहां पर कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करना है, ठीक है। इसके बाद यहां पर इस तरीके के एटमॉस्फेयर को हमको जनरेट करना है, इनेबल करना है ना, कि वो जो है R&D के क्षेत्र पे जो है ज्यादा से ज्यादा जो है काम करे और उसको जो है उन्नयन करे, है ना। ये सबसे ज्यादा उपेक्षित है, क्योंकि बात ये है कि R&D करने में रिस्क बहुत है ना, आप जो है, और उसमें फंडिंग की भी जरूरत होती है, और उसमें जो है आपके स्किल्ड लोग चाहिए तभी तो होगा, तो टाइम टेकिंग होता है ये आपका, ठीक है। और यही होता है कि हमारे यहां से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग जो हैं वो क्या होते हैं, विदेश की तरफ चले जाते हैं। तो हमारा जो मानव संसाधन है वो भी एक्सपोर्ट होकर वहां चला जाता है ना। विदेशों में जो है उनको आप देखिए, यूएस हो गया या कोई भी डेवलप्ड स्टेट्स होते हैं, तो वहां पर जो R&D करने वाले लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा देते हैं वो लोग,
ठीक है ना, इस चीज को कनेक्ट करेगा। इसके बाद यहाँ पर इंप्रूव करना है इक्विटी, जो वल्नरेबल ग्रुप्स के लोग हैं आपके, है ना, जो हायर एजुकेशन में जिनका कम से कम जो है वहां पर पार्टिसिपेशन है, जैसे SC ST हो गए, या सोशली या एजुकेशनली जो आपके बैकवर्ड लोग हो गए, है ना, यहाँ पर वुमेन्स को भी आप कनेक्ट कर लीजिए, माइनॉरिटीज को भी कर लीजिए, दिव्यांगों को भी कर लीजिए। तो इनकी भी जो है पहुंच को, इनके समावेशन को करना है, और इनकी भी जो पहुंच है उच्च शिक्षा तक क्या करना है, हमको सुलभ रूप से उपलब्ध कराना है। ठीक है, और क्या करेंगे इसके द्वारा हम इंक्लूजन करेंगे। तो जो आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, मतलब जो एजुकेशनल इंक्लूजन है, उसको भी यहां से हम प्रमोट कर पाएंगे। इसके बाद सेंट्रली फंडिंग है, रेशो 60-40 है, नॉर्मल स्टेट्स में 90:10 है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में, और 100% है यूनियन टेरिटरीज के लिए। क्यों? क्योंकि भैया वो जो यूनियन टेरिटरी नाम क्यों है, संघ शासित प्रदेश। ठीक है, इसके बाद ये जो नया फेज है आपका रूसा का, इसमें टारगेट जो किया जा रहा है, तो किनको किया जा रहा है, जो अभी तक अनसर्व्ड है, वही चीजें हैं। देखिए कोई भी स्कीम होती है तो इनको जो है प्रायोरिटी में रखते हैं कि नहीं रखते हैं। अभी जितने भी टॉपिक्स में हम देख रहे हैं, जैसे रिमोट एरियाज, जैसे जो आपके ऐसे जो जहां पर भौगोलिक उच्चावच बहुत ज्यादा क्या है, डिफिकल्ट है ना, तो डिफिकल्ट ज्योग्राफीज में, फिर जो आपके नक्सलवाद से या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से जो आपके प्रभावित जिले हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन है आपका, आकांक्षी जिले के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, Tier 2 सिटीज हैं जहां पर लो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियोज हैं, वहां पर उस क्षेत्र को हमको फोकस करना है ना, और वहां पर डिलीवर करना है क्वालिटी एजुकेशन को, ठीक है, इक्विटी और इंक्लूजन के साथ। तो नई शिक्षा की नीति जो है, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज हैं, उसके अंतर्गत भी जो आपके इनोवेशंस को लाया गया है, नए नॉर्म्स को, उसको भी एम्बेडेड करना है, और यहां पर और उसके माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को सुनिश्चित करना है, और वहां पर इंक्लूजन भी करना है। वही चीजें हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इश्यूज क्या है, तो सीधी बात है कि हमारे यहाँ जो ग्रॉस एनरोलमेंट इशू है, जो वो बहुत ज्यादा क्या है, प्रमुख है। क्यों? क्योंकि ये हम तो देख रहे हैं कि GR लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर वर्ल्ड के एवरेज से देखें तो हमारे यहाँ जो है ये अभी भी कम है। जैसे वर्ल्ड एवरेज 33% है ना, और यहाँ पर कंपेरेबल जो कंट्रीज है, जैसे ब्रिक्स वगैरह के अंतर्गत आप देखते हैं तो ब्राजील है तो 46% है, वहां पर चाइना 30%। तो यहाँ से जो है कंपेरेटिव देखेंगे तो भारत में इसकी स्थिति अभी भी क्या है, इनसे पीछे है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बोला है गया है, ये उच्च शिक्षा के संदर्भ में बोल रहे हैं, ठीक है ना। प्राइमरी जो आपका लेवल है एजुकेशन का, वहां पर तो हमने 97% जो है GR जो है वो हासिल कर लिया, लेकिन अभी भी उच्च शिक्षण संस्थान की जो आपके संदर्भित जो भी संस्थान है, वहां पर जो है ये जो GR का रेशो है ना, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जो है वो बहुत कम है। ठीक है, और जो अभी हमारे यहाँ हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट है, वो जो देश के हिसाब से जो संस्थान है, वो उनकी मांग को पूरा करने के लिए क्या है, सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट है। ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वालिटेटिव अप्रोच में भी आप देखिए लूप होल क्या है, फंडिंग के उसमें भी देखिए, R&D के संदर्भ में भी देखिए। ठीक है ना, आप क्वालिटेटिव अप्रोच में आप फैकल्टी भी देखेंगे, लैब्स को भी देखेंगे, है ना, सारी चीजों को देखेंगे वहां पर। ठीक है ना, उन सब चीजों को यहां पर लिखा जाएगा। अब यहां पर ये एग्जांपल दे दिए कि रीजनल और सोशल डिस्पैरिटी, बिल्कुल ठीक बात है। आप किसी रिमोट एरिया की बात करिए और मेट्रोज की बात करिए, सीधा सीधा फर्क दिखाई दे जाएगा। अपने गांव और शहर में देखिए तो कॉन्वेंट स्कूल या अच्छे जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल है ना, तो वो उनकी उपलब्धता देखिए आप, कोई नहीं जाना चाहता गांव में काम करने। सच बात ये है ना, हमें बेइज्जती लगती है कि हम किसी को बताएं कि हम गांव से हैं, हालांकि 72% पॉपुलेशन अभी भी गांव में रिसाइड करती है, लेकिन क्या है कि यही दोहरा चरित्र है हमारा कि हमें बेइज्जती लगती है, दिखावे के कारण हम बता नहीं सकते। और जब तक गांवों में विकास उचित मात्रा में नहीं होगा, देश का जो है आपका समावेशी विकास या जो हम सपने देख रहे हैं वो पूरा नहीं हो सकता। वही यहां पर बताया जा रहा है कि यहां पर रीजनल और सोशल डिस्पैरिटी है, जिसको यहां पर एड्रेस करना है। ठीक है ना, अब यहां पर जो GR के बारे में एग्जांपल लिया इन्होंने, तो दमन दीव में 5.5% है, वहीं चंडीगढ़ में 56.1% है। ठीक है, ठीक है, और यहां पर बताया जा रहा है कि यहां पर जो ST ग्रुप से रिलेटेड जो संख्या है वो केवल 5.6% है। ये सब नॉर्मल डेटा है, डेटा देख जाइएगा। इसके बाद यहां पर बता रहे हैं कि जो QS की जो आपकी रैंकिंग आती है यूनिवर्सिटीज के संदर्भ में टॉप 200 में, तो इसमें केवल 3 जो है इंडियन इंस्टीट्यूट जो है वो शामिल है। इसके बाद जो आपका इंडिया स्किल्स रिपोर्ट है 2021 का, उसमें केवल 45.9% ग्रेजुएट्स जो है वो रोजगार के योग्य है। इंपॉर्टेंट डेटा अपने पास रख लीजिएगा। इसके बाद यहां पर बोल रहे हैं कि आधारभूत संरचना से रिलेटेड भी लूप होल्स है, जैसे जो क्लासरूम्स हैं, है ना, तो वो आपके आज की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्लासरूम्स नहीं है। वहां पर प्रोजेक्टर या पिक्टोग्राफिक जो आपका रिप्रेजेंटेशन होता है वो नहीं होता है। वहां पर गए सरकारी स्कूल में बिठाया है लोगों को, बस आ रहे वो जा रहे हैं, है ना, ये समस्या वास्तविक समस्या है ना। इसके बाद लाइब्रेरी की बात किया है उन्होंने, प्रयोगशाला, तो ये सब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सीधा बोला जा रहा है कि इनएडिक्वेट फोकस है हमारा R&D के संदर्भ में हायर एजुकेशन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फंड की प्रॉब्लम है ना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो हमने जो
एक्सेलेंस स्थापित किया, जिसको ये बोल रहे हैं कि डेवलप किया आइलैंड ऑफ एक्सेलेंस, जैसे कि आईआईटी, आईआईएससी है आपका, है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो आपका साइंस है, जैसे आईआईएससी देखते हैं ना आप लोग, बैंगलोर वगैरह के बारे में बात करेंगे, है ना, उस तरीके के कॉलेजेस, और आईआईएम, तो ये आपके प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे यहाँ के, ठीक है। तो इनको जो है एलोकेट करता है गवर्नमेंट, है ना, लार्ज प्रोपोर्शन में बजट वगैरह, फंड वगैरह, है ना, ये जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। लेकिन जो रीजनल और जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर जो है वो अभी भी अपेक्षित है, उनको पर्याप्त फंडिंग वगैरह नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद जो मैनेजमेंट की बात की जाए अगर यहाँ पर, तो बता रहे हैं कि यहां पर ओवर सेंट्रलाइजेशन है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, है ना, तो लैक ऑफ ऑटोनॉमी का है और ट्रांसपेरेंसी का भी सिस्टम। ये आईआईटी और आईएम के लिए भी इस तरीके का जो है सिस्टम आया था। बताइए जरा उसमें क्या विवाद उठा था, फिर उसका क्या सॉल्यूशन निकाला गया, है ना। ये बोला जा रहा है कि ओवर सेंट्रलाइजेशन है, क्योंकि जैसे हायर एजुकेशन में आप देखेंगे तो लिखा रहता है ना, एफिलिएटेड बाय यूजीसी एंड एआईसीटी, तो इसके बारे में ये बताया गया कि हायर क्या है, ओवर जो है आपका सेंट्रलाइजेशन, अति केंद्रीयकरण का जो आपकी, अति केंद्रीकरण की जो आपकी क्या है समस्या है। इसके बाद सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, तो रूसा को ही लिख दीजिएगा सबसे पहले। उसके बाद लिख दीजिए कि आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन जो आपकी रैंकिंग फ्रेमवर्क बनाई गई ताकि कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े, तो वहां पर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में जो है लोग अपने जो है संस्थान को जो है उत्कृष्ट बनाने के लिए काम करेंगे। उसके बाद बोला जा रहा है यहाँ पर कि गवर्नमेंट का जो अभी इरादा है वो क्या है कि भैया 20 जो है ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं, है ना, जो उत्कृष्ट संस्थान जिसको बोला जा रहा है स्थापित करना है, ताकि वो वर्ल्ड लेवल के, वर्ल्ड क्लास के स्टेटस से सिंक्रोनाइज हो, है ना। तो हमको वैश्विक स्तर पे वैसे मानकों से संदर्भित वैसे उत्कृष्ट संस्थान बनाने हैं। उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो इंपॉर्टेंट आपके प्रमुख जो शैक्षणिक संस्थान है उसमें जो आपके पूंजीगत संपत्ति का निर्माण करना है, वित्त पोषण के लिए जो है, वित्त पोषण के लिए वहां पर क्या बनाया गया है, हेफा की बात की गई है ना, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी एंड फाइनेंशिंग जो क्रिएशन है, जिसमें कैपिटल एसेट्स वगैरह की बात आ जाएगी। तो हेफा जो है फंडिंग के लिए बनाया गया हायर एजुकेशन के लिए, उसको आप कोट कर सकते हैं सीधा सीधा, ठीक है। उसके बाद रूसा की बात इन्होंने कर दी है, तो ये देख जाएगा। इसके बाद यहाँ पर रिवॉर्ड परियोजना के बारे में बात की जा रही है ना, रीजनरेटिंग वाटर शेड्स फॉर एग्रीकल्चरल रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। पूरी नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, वाटरशेड जो आपका मैनेजमेंट होता है, वाटरशेड जो डेवलपमेंट होता है, उसके अंतर्गत क्या आता है, वाटरशेड किसको बोला जाता है। जैसे ये नदी है, नदी चल रही है, तो ये क्षेत्र है, तो उसमें किस किस तरीके के आयाम को, सोशियो इकोनॉमिक, सारे एंगल को कवर किया जाता है या नहीं किया जाता, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग कमेंट करके बताते ही नहीं है ना, तो वही सब मोटिवेशन है हम लोगों के लिए, ठीक है ना। तो किया करिए आप लोग कमेंट में, रोज आप लोग से आग्रह करता हूं, है ना। तो ठीक है, जैसा आप लोगों को ठीक लगे, लेकिन किया करिए, उससे आप ही को फायदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने साइन किया एक एग्रीमेंट, लोन एग्रीमेंट है आपका, इंप्लीमेंट करने के लिए जो आपके रिवॉर्ड आपका प्रोजेक्ट है $115 मिलियन का, ठीक है ना। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है, स्टेट्स भी है, कुछ कर्नाटक है, उड़ीसा है आपका, है ना, और वर्ल्ड बैंक है, ठीक है। अब ये जो है आपका, इसके अंतर्गत क्या करेंगे हम, जो वाटर शेड मैनेजमेंट है ना, उसको हम क्या करेंगे वहां पर और अच्छे तरीके से लागू करेंगे, और उसी के लिए फंडिंग की आवश्यकता थी, इसलिए जो हमने ये एग्रीमेंट किया। वाटरशेड मैनेजमेंट से होगा क्या, ये इंक्रीज करेगा कहीं ना कहीं जिस क्षेत्र में हम इस तरीके का काम करेंगे, जो नदी के आसपास के क्षेत्र है, ठीक है ना। अब वो जो है नदी बेसिन को कवर किया जाता है, उसके आसपास क्षेत्र, तो वहां का पूरा सामाजिक आर्थिक जो आपकी अवस्थिति है उसमें उन्नयन होगा। तो उससे क्या होगा कि इंक्रीज होगी फार्मर्स की इनकम भी, ठीक, अल्टीमेटली। तो उसके बाद जो होगा आपकी जो फार्मर्स वगैरह होंगे, तो क्लाइमेट से रिलेटेड, जो कैलामिटीज से रिलेटेड नेगेटिव इंपैक्ट उनकी आय में पड़ता है, कृषि में नुकसान करता है, तो क्लाइमेट रेजिलियंस या क्लाइमेट चेंज जो है आपका, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो आपके ऋणात्मक प्रभाव है, तो उससे संदर्भित क्लाइमेट रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाएंगे हम लोग, प्रमोट कर पाएंगे वहां पर हायर प्रोडक्टिविटी को, और उनकी इनकम में भी सुधार किया जाएगा। टोटली जो है उस क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक स्थिति में क्या होगा, उन्नयन होगा। यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स और जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने ये इनिशिएट किया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा सपोर्ट से, ये मल्टी स्टेट प्रोजेक्ट है आपका, जिसको रिवॉर्ड बोला जा रहा है। इसमें इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा किसके असिस्टेंस से, तो आईबीआरडी जो है आपका वर्ल्ड बैंक का, ठीक है ना, उसके अंतर्गत ही आता है। आईबीआरडी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इसके बाद जो है इंप्रूव करना है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, तो भैया लैंड और वाटर कंजर्वेशन को बढ़ाना है, सीधी बात। क्लाइमेट जो आप रेजिलियंस जिसको बोलते हैं, कि मान लीजिए कि जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड या जलवायु परिवर्तन से संदर्भित जो ऋणात्मक प्रभाव देखा जा रहा है हमारे यहाँ कृषि में, तो उसको भी क्या करना, हमको एड्रेस करना है, तो उस डोमेन में भी इससे काम किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आपका प्रधानमंत्री जो कृषि सिंचाई योजना है, पीएम जो आपकी क्या है, कृषि सिंचाई योजना है, सब योजना के आगे क्या कर दिया गया है, पीएम लगा दिया गया है, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसके अंतर्गत ये आपका एक कंपोनेंट है वाटरशेड, है ना। तो उसी के अंतर्गत जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए इस तरीके की जो है
क्या किए जाते हैं, प्रोग्राम लाए जाते हैं। अब उससे उद्देश्य क्या होगा, तो भैया वहां पर जब हम फंडिंग करेंगे तो क्या होगा, उस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सकेगा, तो अल्टीमेटली वहां से सोशियो इकोनॉमिक जो है आपका डेवलपमेंट होगा, है ना, पूरे क्षेत्र का। इसके बाद आगे की ओर लिखा गया कि महत्व क्या है, तो महत्व वही है ना। अब सारी चीजों को घुमा घुमा के अलग अलग चीजों, अलग अलग तरीके से हमको सिर्फ यहाँ पर आर्टिकल में पढ़ा जाता है, लिखते समय इन चीजों को समग्रता में लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसके माध्यम से, जैसे मान लीजिए कि हम किसी क्षेत्र को जो है हमने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पर वाटरशेड मैनेजमेंट करना है, तो इससे क्या होगा, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होगा वहां के रिसोर्सेज में, इफिशिएंट ग्रोथ देखी जाएगी, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर इंक्रीज करना है इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल में स्टेट और नेशनल लेवल पे, ठीक है। और यहाँ पर साइंटिफिक और टेक्निकल पार्टनर्स यहाँ पर जो है उनके साथ रखना है कि किस तरीके से, भैया साइंटिफिक ही तो अप्रोच में उनको बताना पड़ेगा ना कि वैज्ञानिक प्रणाली अपनानी पड़ेगी, तभी तो वहां पर जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं को, वाटर कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन, सारी चीजें यहाँ पर कनेक्टेड हो जाएंगी। तो उस तरीके का नेटवर्क बनाना पड़ेगा ताकि वो उनसे क्या कर सके, इंटरेक्शन कर सके, तो उस तरीके के नेटवर्क का भी विकास करना है। इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, इनकम जो है फार्मर की वो बढ़ेगी ही, है ना, ये कंट्रीब्यूट करेगा आपका जो हमारा लाइट हाउस इंडिया है ना, इंप्लीमेंट करके जो नया आपका साइंटिफिक और डेटा ड्रिवन अप्रोचेस होगी, किसके संदर्भ में बात करें, क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में। नॉर्मल सी चीज है, इसको देख जाइएगा, ठीक है। अब इसके द्वारा होगा क्या, जो एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशन है ना, वहां पर जो लैंड यूज का जो पैटर्न है, प्लानिंग है, जो वहां पर जो भी रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे यूज करेंगे, अब उनका जो यूज करेंगे वो सस्टेनेबल बेसिस पे करेंगे, है ना। तो वहां से क्लाइमेट भी चेंज के कारण जो ऋणात्मक प्रभाव उसको भी एड्रेस कर पाएंगे, लोगों की इनकम को बढ़ा सकेंगे, सारी चीजें वहां से कनेक्टेड है। इसको एक बार पढ़ जाइएगा। इसी के माध्यम से जो किसानों की आय दोगुना करना है ना, प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप है, उसको भी हम यहां से क्या कर पाएंगे, मोबिलाइज कर पाएंगे। जो हमारा लैंड रिसोर्स है उसका भी जो है सतत उपयोग कर पाएंगे हम वहां पर, है ना, सॉइल का कंजर्वेशन कर पाएंगे, है ना। ये सब चीजें यहां पर लिखी गई है, ठीक है। तो इसी तरीके की सहायता उनको प्रदान करना है ना, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। इससे सॉइल इरोजन को प्रिवेंट किया जाएगा। अब देखिए वही चीजें क्या घुमा घुमा के नहीं लिखा जा रहा है, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा इसको आप लोग एक बार, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि डाइवर्स एग्रो बेस्ड जो एक्टिविटीज हैं उसमें भी जो है डाइवर्सिटी, क्यों ये बात इन्होंने की, क्या ये फार्मर्स की प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है। एक बात बताइए, कृषक जो होते हैं उनकी जो इनकम होती है अगर उनमें विविधता लाने की बात क्यों करते हैं, क्योंकि ये सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। अब खेती उन्होंने की, अब जब खेती का सीजन नहीं रहा तो अब क्या करें वो लोग, तो डाइवर्सिटी होनी चाहिए। तो वहीं पर हम मिक्स्ड क्रॉपिंग की बात करते हैं, है ना, वहां पर एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं हम लोग, है ना, ये सब बातें करते हैं ना हम लोग। तो वही बात यहां पर बताया जाता है कि एग्रो बेस्ड जो एक्टिविटीज है वहां पर हमको डाइवर्सिटी को वहां पर इंट्रोड्यूस करना है, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम वगैरह की बात कर रहे हैं। इससे जो है सस्टेनेबल जो आपकी लिवलीहुड है ना, लाइवलीहुड जिसको बोल रहे हैं, आजीविका की बात करें, सतत आजीविका की, तो वो लोगों को उस एरिया में प्रोवाइड किया जा सकेगा। इसके बाद बताया जा रहा है गवर्नमेंट हमारी कमिटेड है ना, रिस्टोर करने के लिए 26 मिलियन जो हेक्टेयर आपकी डिग्रेडेड लैंड है उसको रिस्टोर करना है। उसके बाद फार्मर्स की इनकम को डबल भी करना है। तो ये डबल हो ही रही है अभी तक, देखिए कब तक होती है डबल, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है कि ये हेल्प करेगा लोगों की आजीविका को बढ़ाने के लिए, कैसे क्षेत्र में जो रेन फेड एरियाज हैं आपके, जो उपेक्षित एरिया, जो अभी तक जो है विकास की मुख्य धारा से बहुत पीछे हैं, है ना, उन सब जगह में जो है इंश्योर किया जा सकेगा फूड सिक्योरिटी को भी, और उनकी इनकम वगैरह भी बढ़ेगी। और उनकी इनकम बढ़ेगी तो उनका जो जीवन शैली है, जो जीवन स्तर है, उसमें उस पर भी सुधार होगा, ठीक है। और बाकी के जो पॉइंट है कि इससे प्रोटेक्ट किया जाएगा फार्मर्स को क्लाइमेट अनसर्टेनिटी से, तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब इसको जो इंप्लीमेंट किया जा रहा है इंडियन स्टेट्स में, तो 3 से 4 स्टेट्स में अभी किया जा रहा है, प्रपोज किया जा रहा है कि 6 साल के लिए है ये आपका, ठीक है ना। और भारत का ये जो प्रोग्राम है सारे ही सबसे लार्जेस्ट होते हैं, तो लार्जेस्ट वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है पूरे वर्ल्ड में, इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नॉर्मल सी चीज है, ये कंक्लूड कर रहे हैं एक तरीके से। अब यहाँ पर इंडिया और यूएई के बीच में जो रिलेशंस है उसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने जो चीज बताई उसी कुछ पॉइंट्स पे हमको जो है मेनली फोकस करना है, ठीक है। तो अभी जो हमने साइन किया है कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड पैक्ट, ठीक है ना, ज्वाइंटली फाइट टेररिज्म, ये कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं, ठीक है ना। तो व्यापक व्यापार समझौता किया हमने कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। आतंकवाद से जो है लड़ने के लिए हमने वहां पर एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्धता बताई है, इसको हम देखते हैं, ये न्यूज में इसलिए है। अब रिलेशन जो है हमारा कब का है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देख रहे हैं तो 50 साल हो गया भैया, 1972 से हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस इनके साथ जो है वो बनाए रखा है, 1972 से, ठीक है ना। अब ये जो है आपका इसके बारे में डायमेंशन बता रहे हैं। तो अभी आप देखिए कि इंपॉर्टेंस क्या रखता है यूएई हमारे लिए। तो जो अगर ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप देखा जाए तो लार्ज नंबर ऑफ जो इंडियन से मैंने बोला कि डायस्पोरा जो है वो यूएई में
क्या करते हैं, निवासरत हैं, मतलब 3.3 मिलियन, ठीक है। और उसमें लगभग जो हमारे यहाँ रेमिटेंस आता है ना, तो कुल प्रेशर का जो लगभग 24% है वो सिर्फ यूएई से आता है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, वहां बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है, वहां जाके लोग रोजगार कर रहे हैं, वहां से पैसे भेज रहे हैं। तो जो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह है उसको क्या करता है, ये एड्रेस करता है, डॉलर्स में पैसे कमा के ये भेजते हैं। इसके बाद जो है दे आर अवर, मतलब जिस देश में रहते हैं उस देश की मुद्रा से भेजते हैं ना पैसा, उसको समझिएगा आप लोग। दे आर अवर प्रिफर्ड पार्टनर, हमारे जो है प्रिफर्ड पार्टनर है किस संदर्भ में, तो भैया एनर्जी सिक्योरिटी के संदर्भ में, ठीक है ना, और फूड सिक्योरिटी के संदर्भ में हमारे पसंदीदा भागीदार हैं वो आपके, ठीक है ना। और फंडिंग वगैरह के लिए मेन आप देखते हैं इनके यहाँ के जो आपके राष्ट्र के प्रमुख थे उनको हमने रिपब्लिक डे में भी बुलाया था। क्यों बुलाया था, ऐसे ही देशों को के जो है राष्ट्र के प्रमुख को बुलाते हैं जिसके हमारे संबंध बहुत अच्छे होते हैं ना, ये सब डिप्लोमेटिक डायमेंशन होता है आईआर में, है ना, कोई रिश्तेदारी नहीं है वहां पर। अब इसके बाद यह यूएई ने यहाँ पर कमिट किया है कि भारत में $75 बिलियन का निवेश करेंगे। ये क्यों जरूरत है हमारे लिए फंडिंग की, क्योंकि हमारे यहाँ जो डेमोग्राफिक जो आपका डिविडेंड है तो कहीं डिजास्टर में कन्वर्ट हो तो उसको करने के लिए। दूसरी चीज जो हमारे यहाँ इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलपमेंट जो रिलेटेड जो आपका डेवलपमेंट है वहां भी फंडिंग की जरूरत है। आप देख ही रहे कि फंडिंग का सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम देखा जाता है। हालांकि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार पर्याप्त है, मतलब 20-20 हजार करोड़ के घोटाले और उससे कोई लेना देना नहीं है इनको, ठीक है, लेकिन फंडिंग की समस्या है हमारे यहाँ, ठीक है ना। तो ये हर जगह ये कॉमन पॉइंट है आपका, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो 3 बार वहां गए हैं और उसके साथ ही वहां के जो सर्वोच्च सम्मान है उससे भी उनको सम्मानित किया गया। क्या नाम था उसका सम्मान का बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में। उसके बाद जो वहां के क्राउन प्रिंस है वो हमारे यहाँ रिपब्लिक डे पे आए थे, इनका क्या नाम था वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ट्रेड एग्रीमेंट जो होगा, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ वो क्यों होता है कि कस्टम्स जो होते हैं, कस्टम ड्यूटी हो गई या और जो ड्यूटीज वगैरह होती है उनको हम बिल्कुल मिनिमम कर देते हैं, लगभग नगण्य कर देते हैं, ताकि दोनों जो देश है जिनके बीच में इस तरीके का ट्रेड एग्रीमेंट किया जा रहा है तो वहां पर क्या हो, वहां पर जो ट्रेड एक्टिविटीज है उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो ये यहां पर बताया जा रहा है, ठीक है। इसके साथ ही जो एक्सपोर्ट टारगेट वगैरह है उसके बारे में भी बताया जा रहा है यहाँ पर, वो नॉर्मल सी चीज है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है सर्विस सेक्टर में भी फर्क आएगा, है ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी आएगा, फर्क आएगा यहाँ पर। तो सीधी बात है ना, ये ओवरऑल पूरे के पूरे जो आपका ट्रेड के एस्पेक्ट में जो आप लोग सोच सकते हैं वहां पर सारे सेक्टर्स में कहीं ना कहीं अपनी पॉजिटिव इंपैक्ट तो ये रखेगा। एक बार इसको नीड रख लीजिए, मतलब आपको नोट डाउन करके एक बार जो है कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको रीडिंग मार लीजिएगा, दैट्स इट। अब यहाँ पर जो यूएई की अपनी पॉलिसी है 2021 की, तो उसने बोला है कि जो उसकी अर्थव्यवस्था है उसको वो अब डाइवर्स बनाने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि ये पूरे के पूरे जो है तेल के निर्यात जो है उस पर निर्भर है, तो तेल के निर्यात पर जो अपनी निर्भरता को कम करना है, क्योंकि देखेंगे कि ऑयल की प्राइसेस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखा जा रहा है। अभी तो पूरी आप वर्ल्ड की इकोनॉमी देखेंगे तो बिल्कुल जो है अनस्टेबल है, अभी स्टेबल नहीं हुई है वो। क्यों, क्योंकि अभी रशिया यूक्रेन यूएस वाला मैटर चल रहा है, तो लगातार क्रूड प्राइसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, है ना, ये सब चीजें हैं। तो यहाँ पर जो है अपनी इकोनॉमी में वो डाइवर्सिटी लाना चाहता है, तो वो मुख्य रूप से सेवा और विनिर्माण क्षेत्र की ओर फोकस कर रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं भारत को फायदा होगा दोनों ही क्षेत्रों में, है ना, ठीक है। वो भारत को कहीं ना कहीं प्रायोरिटी पे रखेगा, नॉर्मल सी चीजें यहाँ पर लिखा गया। इसके बाद यहाँ पर पहले से ही हमारे बीच में इंडिया और यूएई के बीच में एमओयू साइन हुआ था, उसी को अब हमने मूर्त रूप दिया है इसको साइन करके। किसको, जो आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो कॉम्प्रिहेंसिव जो हमारा ये आपका पूरा का पूरा एग्रीमेंट है, उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। और भी जो आपके सेक्टर्स हैं, जो क्षेत्र है जहां पर हमारे और यूएई के बीच में, भारत और यूएई के बीच में जो है कॉपरेशन है, जैसे कि आपका क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी भी वहां फोकस में है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना, और कॉम्बैट जो हमको आतंकवाद या जो आतंकवाद से संदर्भित जो भी आयाम है वहां पर भी हम एक दूसरे को सहयोग करेंगे, जैसे साइबर क्राइम वगैरह भी हो गया, है ना, और स्पेस टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट और जो है ये सब देख जाइएगा। और भी जो आपके यहाँ पर मुद्दे लिखे गए, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वगैरह भी आ गई, है ना, तो इसमें भी जो है हम लोगों के बीच में कॉपरेशन चल रहा है भारत और यूएई के बीच में, ठीक है। और इसके बारे में जो चर्चा हुई थी जब भारत आए थे, इनके जो क्राउन प्रिंस थे 2017 में, तभी एग्री हो गए थे हम लोग कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है हमारी उसको अपग्रेड करना है और मुक्त व्यापार समझौता जो है उसको मूर्त रूप देना है। इसीलिए अभी जो है इसको इस तरीके का इनिशिएटिव को फाइनल जो है वो रूप दे दिया गया है। अब यहाँ पर जेम और ज्वेलरी जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है उसके हिसाब से देखा जाए तो उनका भी डेटा है कि जो ये ट्रेड एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इससे जो दोनों देशों के बीच में जो आपका एक्सपोर्ट वगैरह या जो आदान प्रदान है आपका ज्वेलरी से रिलेटेड, जेम्स और ज्वेलरी से, तो वहां पर भी जो है $10 बिलियन का जो है वहां पर बढ़ावा मिलेगा, ठीक है।
जो हम लोग उनको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, जेम्स और ज्वेलरी वगैरह, तो उसमें भी ये जो है इंक्रीमेंट देखा जाएगा। अब रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं इंडिया और यूएई, तो सारी बात हमने कर लिया है कि भैया पहले, अब ये डेटा ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे 1970 के दशक में देखेंगे तब हमारा जो उनसे संबंध था वो 180 मिलियन डॉलर का था, जो बढ़ के अब कितना हो गया है लगभग जो बात कर रहे हैं, तो ये 60 बिलियन डॉलर हो गया। ठीक है, ये समझिएगा। तो ये डेटा रख सकते हैं कितना बढ़ा है। इससे हम बताते हैं कि लगातार हमारे उनके बीच में संबंध कितने प्रगाढ़ हो रहे हैं, है ना, मजबूत हो रहे हैं, सशक्त हो रहे हैं। इसके बाद यूएस के बाद देखा जाए तो जो यूएई है भारत के लिए सबसे दूसरा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, ये भी याद रख सकते हैं आप लोग। और अगर इंपोर्ट के बारे में बात करें तो चाइना के साथ इस बार भी जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें बहुत ज्यादा ट्रेड जो है डेफिसिट देखा जा रहा है। ठीक है ना, भले हमने कितना भी आत्मनिर्भर भारत जो है हाईलाइट किया, लेकिन फाइनल डेटा जो आया वो हमने ऑलरेडी देख रखा है। ठीक है, तो यहां पर जो सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्ट सोर्स जो है, इंपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वहां से जहां से हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो चाइना के बाद फिर आपका क्या है, यूएई का नंबर आता है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच में जो है बायलैटरल जो ट्रेड वगैरह है वो बहुत ज्यादा स्तर पर है। ठीक है, इसके बाद इंडिया जो मेजर एक्सपोर्ट करता है इनको जिन आइटम्स को, उसके बारे में बता रहे हैं। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि इसमें हमारी मास्टरी है। क्या है, हम प्रोसेस करके उसको फिर जो है ऑयल रिफाइनरी, पेट्रोलियम वगैरह, ये सब आप लोग देखते होंगे ना कि उसको जो रिफाइन करने का, प्रोसेस करने की जो इंडस्ट्री है भारत की, उसमें हमारी स्पेशलिटी है। तो उस तरीके के प्रोडक्ट्स हो गए। उसके बाद प्रेशियस मेटल्स हो गए, स्टोन्स हो गए, जेम्स और ज्वेलरी हो गए, मिनरल हो गए, फूड आइटम्स हो गए, आपके टेक्सटाइल है, इंजीनियरिंग के कुछ प्रोडक्ट्स है, मशीनरी की कुछ बात है यहाँ पर। ठीक है, और जो हम इंपोर्ट करते हैं यूएई से, तो उसमें पेट्रोलियम आ जाएगा और उसके साथ ही प्रेशियस मेटल्स और स्टोन्स और जेम्स और ज्वेलरी है, उन्हीं को फिर हम प्रोसेस वगैरह करते हैं। इसके बाद जो है 9th बिगेस्ट इन्वेस्टर के रूप में है यूएई भारत के संदर्भ में। ठीक है, इसके बाद जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और जो मतलब हमारे यहाँ जो वहां पर इन्वेस्टमेंट की बात है, तो वहां पर भी फंड जो है $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट हुआ है अबू धाबी के साथ हमारे, है ना, वहां की जो अथॉरिटी उसके साथ। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के संदर्भ में बात कर रहे हैं, नेशनल इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो कहीं ना कहीं ये फंडिंग से ही रिलेटेड है, इसको देख जाइएगा। इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि कई सारी जो भारतीय कंपनियां हैं वहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी उन्होंने लगा रखा है, ज्वाइंट वेंचर के रूप में और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी, है ना। ठीक है, कोई किस संदर्भ में, तो सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल, है ना, आपका टेक्सटाइल है, तो ये देख जाइएगा, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है रिड्यूस कर देगा टैरिफ्स को 80%, गुड्स और सर्विसेज दोनों की बात है यहाँ पर, है ना, और जीरो ड्यूटी एक्सेस होगी 90% जो हमारा एक्सपोर्ट किया जाता है किसको, यूएई को। ठीक है, इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है बाई एनुअल जो हमारा मतलब जो हमारा एनुअल बायलैटरल जो ट्रेड है वहां पर भी उन्नयन देखा जाएगा। ठीक है ना, अगले 5 सालों में ये बोल रहे हैं आपके कि वहां पर जो है काफी ज्यादा बढ़ोतरी की बात की जा रही है कि वहां पर बढ़ोतरी हो जाएगी। तो जैसे अभी 60 बिलियन है तो भैया 100 बिलियन हो जाएगा ये आपका। ठीक है ना, तो इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि इस समझौते में जो रूल ऑफ ओरिजिन है उसी के हिसाब से जो है लाभ का जो है वहां पर वितरण का सिद्धांत रखा जाएगा, है ना। तो इसके अंतर्गत गुड्स और सर्विसेज भी आ जाएंगी इस एग्रीमेंट के। रूल्स ऑफ ओरिजिन है, कस्टम प्रोसीजर है, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है, आईपीआर की भी बात है, ई कॉमर्स की भी बात है। ठीक है, और जो एरियाज है कॉपरेशन के बता रहे हैं, तो देखिए मैरीटाइम कॉपरेशन तो आएगा ही आएगा, है ना। इसके बाद टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और जो आपका क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसके संदर्भ में भी तो ये सब बात कर चुके हैं हम लोग। एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो है हमारी वो भी कॉपरेशन का एरिया है। क्लीन एनर्जी मिशन में भी हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। और कई सारे जो इंडियन इंस्टीट्यूट है जो आपके एक्सलेंस वाले, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वो भी स्टैब्लिश करेंगे यूएई में। कोलैबोरेशन है R&D के लिए, है ना। ये सब चीजें आप देख लीजिएगा। कोविड से संदर्भित जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है या वहां पर भी जो कॉपरेशन है वो भी किया जाएगा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करेगा यूएई हमारे यहाँ, है ना। तो उनके पास इन्वेस्टमेंट है और हमारे पास स्किल है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो इसी तरीके का आदान प्रदान होगा हमारे बीच में। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो हेल्दी बायलैटरल ट्रेड है तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, इंडिया और यूएई दोनों के लिए। ठीक है ना। और इसके संदर्भ में आप देखेंगे तो भारत जो है उनका सबसे जो है मोस्ट प्रेफर्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स में से तो एक है। ठीक है, इसके बाद आगे की ओर चलेंगे हम लोग और जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है स्टार्टअप से रिलेटेड है। तो अभी ये बोला जा रहा है कि भारत जो है ना, केंद्रीय मंत्री जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं उनका कहना है कि भारत दुनिया के सबसे पसंदीदा जो स्टार्टअप डेस्टिनेशन है उसके रूप में उभरा है। देखिए जितने स्टार्टअप्स रजिस्टर हुए उससे ज्यादा बंद भी हुए पिछले 3 सालों 4 सालों में, ये भी डेटा है हमारे यहाँ। ठीक है ना। स्टार्टअप रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। हम सरकारी नौकरी के अलावा प्राइवेट तक में नहीं जाते। हमारी मेंटालिटी आप देखिए, तो अगर किसी को सरकारी नौकरी 5,000 की मिल रही हो और प्राइवेट नौकरी ज्यादा की भी मिल रही हो तो वो प्रेफर करते हैं मैक्सिमम लोग कि भैया हम सरकारी नौकरी, क्यों? क्योंकि हम इनसिक्योर है, तभी सिक्योरिटी की तरफ भागते हैं। तो स्टार्टअप डालने की बात तो ये कि पूरा का पूरा वो उसमें रिस्क ही रहता है कि इतने स्टार्टअप 100 स्टार्टअप डाल रहे हैं तो कितने सक्सेस होंगे कितने नहीं, ये तो पता ही नहीं है ना।
आप समझिए, मेन प्रॉब्लम समझिए, जो एटीट्यूडिनल प्रॉब्लम होती है वो कहीं ना कहीं हमारे जो है एक्शन में दिखाई देती है। तो यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो इंडिया का फर्स्ट टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव है आपका 2022 का, तो उसके चीफ गेस्ट के रूप में इस तरीके का संबोधन ये दे रहे थे। ठीक है, अब यहां पर बताया जा रहा है कि कोई भी देश की सरकार जो है वो सारे नागरिकों को गवर्नमेंट जॉब नहीं प्रोवाइड कर सकती। सीधी बात है, नौकरी करते हो आप तो एक आदमी नौकरी करता है, लेकिन एक आदमी का अपना काम होता है तो वो कम से कम 2 4 10 लोगों को, कई लोगों को वो नौकरी देता है। तो क्या होता है इससे कि बहुत सारा जो आपका रोजगार है उसका सृजन होता है किसी न किसी तरीके से। तो यहां पर बताया जा रहा है भारत उसका जो है अपवाद नहीं है। ठीक बात है भैया, अपवाद नहीं है आप, ठीक है ना। तो इसलिए जो है इस तरीके के कल्चर को, जो इनोवेशन का है, एंटरप्रेन्योरशिप का है, तो उसको प्लेटफॉर्म देना है ना, उसको जो है असिस्टेंस देना फंडिंग के भी हिसाब से, इंफ्रास्ट्रक्चर के सारी तरीके से जो है उनको जो है प्रमोट करना, ये हमारी नेसेसिटी है। ठीक बात है, यहां पर बताया जा रहा है ये। ठीक है, इसके बाद जो है स्टार्टअप्स की बात की जा रही है। ये स्टार्टअप मतलब किसी भी कंपनी का जो फर्स्ट स्टेज होता है, ये इनोवेशन से रिलेटेड है, ऑपरेशन का, उसी को स्टार्टअप बोला जाता है। ठीक है ना, इसको जो है किसी एक व्यक्ति इंडिविजुअल के द्वारा जो है या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर जो है स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें फंडिंग वगैरह का सिस्टम तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें जो वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं, क्राउड फंडिंग आती है, लोन आता है ना, तो इसमें तो ये फंडिंग के कई सारे आयाम यहाँ पर बताए जाते हैं, देख जाइएगा इसको। अब भारत के अनुसार स्टार्टअप के अंतर्गत कौन आएंगे, तो भैया सीधी बात है कि जो आपका स्थापित होने का जो उनका वक्त लिखा गया है, तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से अप टू अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स लिया गया है। इसको जो है प्राइवेट लिमिटेड के रूप में रजिस्टर कराया जाएगा। इसका टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ये वर्क कर रही हो, कार्यशील हो किस क्षेत्र में, इनोवेशन में, डेवलपमेंट में या प्रोडक्ट्स के इंप्रूवमेंट में। ठीक है ना, चैलेंजेस क्या है, तो वही चैलेंजेस है भैया, फंड की, एटीट्यूडनल प्रॉब्लम को भी लिखिएगा नीचे। ठीक है ना, उसके बाद वेंचर कैपिटल मार्केट जो है हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पुअर जो है अवस्थिति है उसकी, मतलब बहुत ज्यादा जो है निम्न स्तर का वहां पर विकास है। उसके बाद यहां पर एक्सेस की बात करें, जैसे सपोर्ट मैकेनिज्म है, इंक्यूबेटर्स हैं, साइंस टेक पार्क्स हैं, बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर, तो इनकी भी कमी है कहीं ना कहीं, तो वो इंक्रीज करता है किसके, रिस्क को, फेल्योर के। ठीक है ना, इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि जो भारत में आपके कंपनी के रजिस्टर और एग्जिट करने के जो लॉज है उसमें भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो ये आपका रेगुलेशन या जो आपका विनियमन है उससे संदर्भित प्रॉब्लम्स हो गई, लेबर लॉज में प्रॉब्लम है, आईपीआर से रिलेटेड इश्यूज है, डिस्प्यूट जो है रिजोल्यूशन उसमें भी काफी टाइम लगता है। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं, इसीलिए हमारे यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग हमारी खराब हो जाती है। तो वही अगला पॉइंट बता रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी जो रैंकिंग है 67 है 189 इकोनॉमीज में। इसके बाद टैक्स एग्जेम्पशन की बात करें तो केवल 3 साल है, लेकिन बहुत ही कम स्टार्टअप्स होते हैं जो 3 साल के अंतर्गत प्रॉफिटेबल स्टेज में आ जाए। आप नॉर्मल बिजनेस खोल लीजिए तो 3 साल अपनी पूंजी बचाने में लग जाता है, तो स्टार्टअप में कहां से बचेगा। उसके बाद जो लाल फीताशाही है, करप्शन है, वो तो एक प्रॉब्लम है ही है। उसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि ये पुअर रेवेन्यू जनरेशन की भी बात कर रहे हैं बिजनेस ग्रोथ में, बिजनेस को ग्रो करने में नॉर्मल सा पॉइंट है। इसके बाद बोला जा रहा है कि इंडियन लेबर मार्केट जो है वो इनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो सप्लाई होनी चाहिए स्किल लेबर्स की वो नहीं है हमारे, तो वो कैटर नहीं कर पाता है जो इस इंडस्ट्री की डिमांड होती है स्टार्टअप्स की। इसके बाद यहाँ पर हमारे राज्यों में जो है अलग अलग इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो इसका भी कहीं ना कहीं ऋणात्मक प्रभाव देखा जाता है। किसमें देखा जाता है, तो स्टार्टअप्स के सेट करने में, उनको जो है स्टार्टअप्स को रेडी करने में, स्टार्टअप्स के फेल्योर में ये सब जो है अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। इस तरीके की जो आपकी क्या है असमानताएं हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो लिखा गया है कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या है, तो बहुत सारे भैया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा सेतु, क्रेडिट गारंटी फंड, ट्रस्ट, तो ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको रीडिंग मान लीजिएगा इसके बारे में एक बार। इसके बाद ये वे फॉरवर्ड बताया जा रहा है, तो सीधी बात है जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल लेवल या स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं लेबरर्स के संदर्भ में, तो वो सबसे नितांत है, तो ये हर जगह हम कोट करते हैं, वो यहाँ भी कर देंगे। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एनहांसमेंट करना, ऐसे इकोसिस्टम को जो है वो आपका मोबिलाइज करना जो स्टार्टअप के लिए क्या हो, एडेप्टिव हो, उनके लिए बेनिफिशियल हो। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर प्रमोट करना है स्टार्टअप को प्राइमरी सेक्टर में, जो प्राइमरी सेक्टर में आपका एग्रीकल्चर भी आ जाएगा और अलाइड एक्टिविटीज में माइनिंग वगैरह भी इसी में आता है। तो एग्रीकल्चर जैसे है आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज वगैरह है, तो वहां पर भी प्रमोट करना है स्टार्टअप को। उसके बाद कॉमन पॉलिसी यूनिफॉर्मिटी लानी है ना, जैसे वन नेशन करके बहुत सारे स्लोगन आ रहे हैं ना, तो उसी चीज को यहाँ पर भी कोट कर दीजिएगा, ताकि जो स्टेट्स के बीच में जो विषमताएं हैं, जो विसंगतियां हैं, वहां पर विनियमन से संदर्भित, तो उसको भी एड्रेस किया जा सके। ठीक है, इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और नेक्स्ट फेज जो हमारा है वो रिलेटेड है आपका किससे, एमसीक्यू से रिलेटेड है। तो गोवर्धन योजना के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो पहला ये कि ये इंप्लीमेंट की जा रही है जो आपकी स्कीम है, किसके द्वारा, तो डिपार्टमेंट जो है आपका
ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन किसके अंतर्गत आएगा? जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंतर्गत। बिल्कुल ठीक है, पहला जो स्टेटमेंट है हमारा। दूसरा जो आपका स्टेटमेंट है कि इसको लॉन्च किया गया था 2018 में, ठीक है, और ये जो है इसका एम क्या है स्कीम का? तो यहां पर जो किसानों की आय में वृद्धि करना है ना, तो जैव निम्नीकरण से रिलेटेड है, इनकी इनकम को बढ़ाना है, कन्वर्ट करना है जो बायोडिग्रेडेबल जो आपका वेस्ट है इनटू अ कंप्रेस्ड बायोगैस, है ना, तो उनसे कहीं ना कहीं उनको आर्थिक लाभ भी होगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ द अबव ए हो जाएगा, क्योंकि सही पूछा गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यू है, इससे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, उसके बारे में करेक्ट ऑप्शन को यहां पर हमको पिक करना है। पहला ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो पहला लिखा गया है यहां पर, बिल्कुल ठीक है आपका जो पहला है यहां पर। दूसरा ये है कि लॉन्च किया गया था 2015 में, 2022 में जो है 7वां साल हो गया इसके इंप्लीमेंटेशन का, ये भी ठीक है, जब लॉन्च किया गया होगा तो दोनों स्टेटमेंट ठीक हो गया। एक्सपेंडिचर या फंडिंग का जो यहाँ पर रेशियो है सेंटर और स्टेट के बीच में 75:25 है, तो बिल्कुल ठीक है, सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पर। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।